वहां स्पीच देनी है, आपको वहां बात रखनी है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहां जाना है। लेकिन ये जितने भी उत्सव हमारे मन रहे हैं, चाहे वो अंबेडकर जयंती का है, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा का है, वो उत्सव हम अपनी खुशी के लिए मनाते हैं, वो एक अच्छी बात है। और अगर हम उसको संघ के पैटर्न पे बनाते हैं, जैसा संघ बताता है कि अपनी रोटी खुद लानी है, अपना खर्चा खुद करना है, और उस उत्सव को मनाना है, तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हो क्या रहा है कि उस उत्सव के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे बहुत सारे पैसे का लेन देन चंदे के माध्यम से, बहुत सारे अलग 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 ये मीटिंग लग रही हैं, ये उत्सव मनाए जा रहे हैं, एक साथ इकट्ठे होके नहीं मनाए जा रहे, एक जगह इकट्ठे होके नहीं मनाए जा रहे। एक एक संडे को, इन 2 महीनों में एक एक संडे को कई कई हजार कार्यक्रम एक एक शहर में लगते हैं, बड़े शहरों में। लेकिन वो कार्यक्रम कभी इकट्ठे होके नहीं लगते। और उसका नतीजा ये होता है कि जितनी एनर्जी, जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज हम उन उत्सवों को मनाने में खर्च करते हैं, वो सारे के सारे हमारे वेस्ट चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी खुशी के लिए तो हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं कि हाँ, हमने अंबेडकर जयंती मना ली या हमने बुद्ध पूर्णिमा मना ली, लेकिन उससे हमारा रिजल्ट क्या आया? क्योंकि बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि अंबेडकर जयंती मनाना, झांकियां निकालना, रैलियां निकालना। अब तो झांकियों और रैलियों की हालत भी ऐसी हो गई है कि जब वो निकलती हैं तो धूमधाम से खूब पूरी आवाज में डीजे बजा के उस पे लोग निकलते हैं। और कई लोग तो उसमें पंचशील का पालन भी नहीं करते, वो मद में रहते हैं, मदहोश रहते हैं, वो नाच गा के चले जाते हैं। तो उन चीजों से रिजल्ट नहीं आता। ऊपर से क्योंकि एक एक शहर में कई कई झांकियां निकल रही हैं, तो जो थोड़ा बहुत रिजल्ट आना भी होगा इकट्ठे होने से, वो भी बिखर जाता है। अब देखना ये है कि हमारा ये जो पैटर्न है, इतने सालों से जो हमारा ये पैटर्न चले आ रहा है, कि बार बार हम पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अलग अलग एक एक शहर में अलग अलग झांकियां निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, मीटिंगें लगाते हैं, भाषण कराते हैं, इतने सारे हजारों लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या उससे कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर हम पिछले कुछ सालों के पन्ने पलट के देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि हमने इतनी सारी रैलियां निकाल ली, इतने सारे बर्थडे मना लिए, इतने सारी झांकियां निकाल ली, इतने सारे पैसे खर्च कर लिए, लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला, उसका फायदा नहीं मिला। फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं वो तो हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलते चले गए। मुट्ठी में पानी जैसे बंद नहीं हो सकता, उस तरह से हमारे हाथ, हमारे अधिकार सारे हमारे हाथों से निकलते चले गए। इतने बड़े बड़े रैलियां निकाल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है कि हाँ, हमने जो है सेलिब्रेट कर लिया, करना भी चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेट करने से हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं, हमारा इतिहास आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता चलता है कि हमारे सेलिब्रेशन के जो दिन है वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे कैसे करना है। लेकिन वो सेलिब्रेशन हम करते रहें, उनमें पैसे डालते रहें, रिसोर्सेज डालते रहें, और हमारा रिजल्ट ना आए, उल्टा हमारा नुकसान हो जाए, उल्टा हमारे हाथ से हमारे अधिकार चले जाएं, उल्टा हमारे हाथ से सारी चीजें चली जाएं, तो ऐसे सेलिब्रेशन का भी कोई फायदा नहीं। संघ कहता है एक शहर एक जयंती, एक शहर एक पूर्णिमा। तो संघ जो ये कहता है, उसका मतलब ये है कि सारे के सारे जितने भी समण लोग हैं, वो अगर एक दिन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो एनर्जी है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो प्रदर्शन है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब आपका रुपया एक खर्च नहीं होना है, और ताकत आपकी 100 गुना दिख जाती है। क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए हमको ये जो आदत डाल दी है कि तुम आओ समण, हम ही समण है, तुम भी समण है, तुम भी आओ हम भी आए, और हम तुम्हें लाइन में लगाएंगे, और वहां पे लाइन में लगा के हम तुम्हें रोटी खिलाएंगे, हम तुम्हें रोटी भी खिलाएंगे, लाइन में भी लगाएंगे, भिखारियों जैसी हालत कर दी, बेकार हालत कर दी, वो हमको आदत डाल दी। वो दरअसल हमारी आदत नहीं थी। वो आदत जो थी वो हमको पकड़ाई गई है जबरदस्ती, कि लाइन में लग के खाना है, प्रसाद के रूप में खाना है,
और जो है भिखारियों की तरह खाना है, मांग मांग के खाना है। तो वो आदत हमको जबरदस्ती लगा गई, वो हमारी आदत नहीं है। हम तो अपने स्वाभिमान के लिए सारा काम करते हैं। हम तो शुरू से बहुत स्वाभिमानी लोग रहे हैं। हम तो अपना खाना अपने घर से लाना जानते हैं। क्योंकि इकट्ठा होके सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें पैसा खर्चा करें, या उसमें लाइन में लगें, या उसमें कोई भी एक्ट ऐसा हो जाए कि जिससे हमारा जो स्वाभिमान है उससे गिर जाए। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है वहां पे किसी भी सेलिब्रेशन में। उसका मतलब ये है कि आए, एक साथ इकट्ठे हों, एक मेले की तरह आए, अपना खाना अपने घर से लाएं, अपना काम खुद करें, और सबके साथ हंसते खेलते अपने अपने घर लौट जाएं। फिर जब इकट्ठा होना हो जाए। इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे, माहौल भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक माहौल रहेगा। क्योंकि आदमी जब अपने घर से रोटी लेके आता है बांध के खाने के लिए, तो वो दो आदमी के साथ बैठ के खाता है, अपने बच्चे भी साथ में लाता है। तो परिवार मिलते हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ता है आदमी। जब भावनात्मक रूप से इंसान जुड़ता है तो ऐसे जुड़ते चले जाता है, और एक विचार में जब वो जुड़ता है तो वो संगी हो जाता है। दरअसल समस्या क्या हुई है कि हम लोगों को ये जितनी भी आदतें लगाई गई हैं, या ये जितनी भी बीमारियां लगी हैं अलग अलग निकलने की, अलग अलग काम करने की, अलग अलग दिशाओं में जाने की, इसका कारण है कि पहले के समय में राजा हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, लड़ाका हुआ करते थे, जीवक जैसे डॉक्टर हुआ करते थे, अनाथ पिंडक जैसे व्यापारी हुआ करते थे। तब हम सारे के सारे लोग सांघिक ढांचे में रहते थे। तब जो हमारा महाभारत था, वो महाभारत हमारा सांघिक ढांचे पे रहता था। 16 महाजनपद थे जो सांघिक ढांचे पे रहते थे। वो सारे के सारे जनपद इकट्ठे रहते थे, लेकिन उनका जितना भी काम करने का तरीका तरीका था वो संघ के पैटर्न था। इसलिए हम हर फील्ड में थे। व्यापार में भी थे हम, राजा भी थे हम, कस्सक भी थे। हम सारे काम किया करते थे, क्योंकि जब देश में रहते ही समण थे, 10-20 हजार बमणों समणों में एक आध तो बमण होता था, और वो भी याचक हुआ करता था, याचना किया करता था। हमारा याचना करने का, भीख मांगने का या किसी और का खाने का कोई था नहीं कभी शुरू से। लेकिन क्या हुआ कि जब हम अपने सांघिक ढांचे में रहते थे और हम ताकतवर रहते थे, तो हम पंचशील का पालन किया करते थे। हम सारे शीलों को मानते थे, तो उससे हमारा मन साफ रहता था। और जब हमारा मन साफ रहता था तो हमको इकट्ठे होने में आसानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने पंचशील का पालन करना बंद कर दिया, जैसे जैसे हमने पंचशील की बात माननी बंद कर दी, पंचशील को मानना बंद कर दिया, वैसे वैसे हमारा जो सांघिक ढांचा था वो कमजोर होता चला। हमारा जो संघ है वो कमजोर होता चला गया। और हमारा संघ इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि जो हम समण थे उनको मौका मिल गया, और उन्होंने हमारा जो समण शब्द था वो समण ही बदल दिया। यानी किसी की आइडेंटिटी आप अगर बदलते हो, आप अगर किसी की आइडेंटिटी खत्म कर देते हो, तो वो व्यक्ति या वो समाज या वो लोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, जब मुझे यही नहीं पता मेरा इतिहास क्या है, जब मुझे यही नहीं पता कि मैं मेरा गौरवशाली इतिहास कहाँ से आया है, और जो है जब मुझे यही नहीं पता कि मैं करता क्या था, तो मैं आगे लड़ूंगा कैसे। तो जैसे जैसे समण का श्रमण किया, और क्योंकि पाली, आप इस देश में जितना भी एक्सकेवेशन होता है, जितनी भी खुदाई होती है, जितना भी आप यहाँ पे पुरानी चीजें निकलते हैं, आप हर जगह पाली देखेंगे लिखी हुई। आप हर जगह वो नेचुरल लैंग्वेज देखेंगे जो हमारी पुरानी भाषा होती थी, पाली होती थी। पाली के अंदर कहीं भी श्र शब्द नहीं होता था। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको श्रमण कहीं नहीं मिलेगा। तो श्रमण तो इसलिए बना दिया ताकि उसको श्रमिक से जोड़ सके। दरअसल शब्द जो शुरू से था वो समण था, यानी समता में रमण करने वाले लोग, यानी समझदारी से रहने वाले लोग, यानी अच्छे से रहने वाले लोग, एक दूसरे से बांट के खाने वाले लोग। ये हम सारे लोग लिया करते थे। लेकिन चालाकी से समण का श्रमण करा, श्रमण को 6743 टुकड़ों में जो बांट दिया, जाति के नाम पे बांट दिया, जाति के नाम पे तोड़ दिया, और जाति के नाम पे जैसे जैसे हमको तोड़ते चले गए वैसे वैसे हमारा बिखराव हो गया। उससे भी ज्यादा जो हमारे साथ गलत काम हुआ, वो हुआ हमारे मन बुद्धि लोगों की वजह से, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम हुआ। क्योंकि जाति के नाम पे जो हम बटे, वो हम अपनी आइडेंटिटी पीछे से दोबारा निकाल के इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जो उसके आगे हमारे मंद बुद्धि, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने जो नुकसान किया वो कम समय में लंबा नुकसान हुआ।
जाति का जो काम हुआ, जाति के आधार पर जो तोड़ने का काम हुआ, वो लंबे समय में काम हुआ। लेकिन संगठनों के आधार पर जो मंदबुद्धि लोगों ने हमको तोड़ने का काम करा, वो बहुत ही स्मॉल टाइम के स्पैन में किया है, बहुत ही कम टाइम के स्पैन में किया है। इनिशियली जब उन्होंने संगठन बनाने शुरू करे, तो उन्होंने ये संगठन इसलिए बनाने शुरू करे कि भाई ये जो टूट हुई है, ये 6,743 टुकड़े जो हुए हैं, जिनको बाबा साहब ने 3 जगह इकट्ठा करा, SC ST OBC में, और बता के गए कि आगे जाके एक हो जाना, अगर एक नहीं हो पाओगे तो खत्म हो जाओगे, मारे जाओगे, निपट जाओगे, तुम्हारे अधिकार चले जाएंगे। और इस कारवां को यहाँ बड़ी मुश्किल से खींच के लाया हूं, इसको यहाँ से आगे बढ़ाना, और आगे ना बढ़ा सको तो इसको यहीं रोक के रखना, यहाँ से पीछे मत जाने देना। लेकिन वो मंद बुद्धि लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को माने कि उन्होंने हमको 3 से 1 करने की बजाय 29,06,743 टुकड़ों में तोड़ दिया। यानी हमारे 29 लाख संगठन बना दिए। कभी सुना है कि 6,743 हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए 29 लाख हिस्से करे जाते हो पहले? आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना नेचर में ऐसा सुना सुना है, ना कभी हिस्ट्री में ऐसा सुना होगा, कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा। तो वो 29 लाख जो संगठन हम बनाते चले गए या हमारे लोगों ने बना दिए, वो 29 लाख संगठनों ने हमारा फायदा करने के बजाय नुकसान किया। अब वो संगठन इनिशियली बनाए इकट्ठा करने के लिए, SC OBC को इकट्ठा करने के ये लिए, कौन सी दाल है? फिर वो संगठनों का जो स्वरूप है वो बढ़ता चला नीलू गया, है? बदलता चला गया। वो संगठनों का स्वरूप बढ़ता चला गया, बदलता चला गया। फिर संगठन बने शिक्षा के नाम पे, फिर संगठन बने रोजगार के नाम पे, फिर संगठन बने व्यापार के नाम पे, फिर संगठन बने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम पे, फिर संगठन बने संविधान के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, फिर संगठन पार्टी के नाम पे भी बन गए। लेकिन उनसे हमारा बिखराव और ज्यादा होता चला गया, और उससे हमारे कोई अधिकार नहीं बचे। हालत इतनी बुरी हो गई कि 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन होने के बाद भी हम सारे के सारे अपने अधिकार खोते चले गए। और कमाल की बात तो ये हो गई कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी PSU हैं जो पिछले कुछ समय में खत्म हो गई, उनको इंटेंशनली खत्म कर दिया गया। और जो संगठन वाले लोग उन PSU में SC ST OBC एसोसिएशन चलाया करते थे, या संविधान बचाने की एसोसिएशन चलाते थे, या वहां के एम्प्लॉयज अपने लिए एसोसिएशन चलाते थे, मुझको तो हंसी आती है कि वो बेचारे अपनी तो नौकरी बचा नहीं पाए, अपना तो डिपार्टमेंट बचा नहीं पाए, और यहाँ पे आके कहते हैं कि हम तुम्हारे अधिकार बचाएंगे। अरे बाबा, जब आप लोग अपने अधिकार नहीं बचा सकते हो, तो आप हमें क्या बचाओगे? हमें पता है कि हमें कैसे बचना है, हमें पता है हम पहले कैसे बचे थे, हमें पता है कि हमारा फायदा कहाँ से होता है। लेकिन आपने कभी उस चीज को आगे ही नहीं आने दिया। बाबा साहब बता के गए कि संगठित रहना है, तो संगठित रहने के नाम पे टुकड़े कर लिए, संगठन बना लिए, क्योंकि अपनी रोटी चलती है, उससे अपना घर चलता है। एक संगठन में जब एक आदमी पदाधिकारी बनता है तो उससे उसका ईगो मसाज होता है, उसको बड़ा मजा आता है कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हो गया, मैं यहाँ का महासचिव हो गया, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हो गया। अच्छा, फिर पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, तो उससे उनके घर परिवार चल जाते हैं, वो अपनी बिल्डिंग मकान दुकान बना लेते हैं, तो उनको उसी में मजा आता है। और वो इतने बड़े धन्ना सेठ बन जाते हैं उन संगठनों के कि वो उनकी सीटों को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब आदमी मरने को तैयार है, बुढ़ा जो है, आदमी बुढ़ापे में आ गया है, चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन उसका जो मन के अंदर संगठनों का जो विकार है, उसके मन के अंदर संगठनों को लेके जो जिद है, अपनी पद प्रतिष्ठा अपना मंच छोड़ने ना छोड़ने की जो उसकी जिद है, वो उसको ले डूबती है, उसके साथ साथ उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ले डूबती है। और फिर अल्टीमेटली उस संगठन के दो टुकड़े हो जाते, क्योंकि जो बैठा हुआ सीट पे है वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, और जो काम करने को आना चाहता है वो कहता है मुझे काम करने नहीं दिया, अच्छा मैं अलग चला जाता हूं। जब वो अलग चला जाता है तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन होती है। वो कहता है नहीं, मैंने इसको बनाया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, मेरे पास इसका मालिकाना हक है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वहां से फिर दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे टुकड़े होते 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 हमारे टुकड़े हो गए। लेकिन अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना अहम, अपना वहम हम नहीं छोड़ पाए। उन लोगों ने बिल्कुल भी अपना ईगो अहंकार अहम नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से हम यहाँ पे ऐसी हालत हो गई कि हमारा आज जो है ना नौकरी है, आरक्षण है लेकिन नौकरी नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम लोगों के पास ना सत्ता है, हम लोगों के पास ना कोई धार्मिक ढांचा है, ना कोई राजनीतिक ढांचा है,
ना कोई नौकरियों का ढांचा है, ना कोई इंडस्ट्रीज का ढांचा है, ना कोई बिजनेसेस का ढांचा है। हालत तो ये हो गई है कि आज हम इतने सारे यहाँ पे वकील इकट्ठे हुए हैं, जान के आपको अचंभा होगा कि ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं कि उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो पेटिशनर है वो अपनी पेटिशन डालेगा, जो डिफेंडेंट है वो अपना डिफेंस लिखेगा, एआई टूल अपना एप्लीकेशन ऑफ एआई करेगा और जजमेंट बाहर। तो आने वाले समय में जजेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वकीलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली ऐसे ही डॉक्टरों के साथ होने वाला है। डॉक्टरों को भी एआई टूल रिप्लेस कर देंगे, सीए को भी एआई टूल रिप्लेस कर देंगे, इंजीनियर्स को भी एआई टूल्स रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोगों के पास हमारी संख्या बहुत सारी है, लेकिन अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से, अच्छी चीजें ना होने की वजह से, अच्छा व्यापार ना होने की वजह से, अच्छी नौकरी ना होने की वजह से हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाई। और हमारी स्किल्स डेवलप ना होने का जो बहुत बड़ा रीजन है वो हमारा एक साथ इकट्ठा ना होना है। हम जो टुकड़ों में बढ़ते चले गए, पहले जाति के आधार पे, फिर संगठनों के आधार पे, फिर पार्टी के आधार पे, फिर क्षेत्र के आधार पे, फिर राजनीति के आधार पे, फिर भाषा के आधार पे, हमने अपना नुकसान इतना ज्यादा कर लिया कि हमारी संख्या तो बहुत सारी हो गई, लेकिन हमारी जो संख्या है उसमें जो स्किल्ड संख्या है वो स्किल्ड संख्या बहुत कम है। और जिन लोगों के पास स्किल नहीं होती, अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं होती, या पैसे का साधन नहीं होता, या जमीन का साधन नहीं होता, या राजनीति का साधन नहीं होता, और सबसे बड़ी बात संघ का साधन नहीं होता, उन लोगों को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर अपने आसपास में देखेंगे आंख उठा के, आज की तारीख में नौकरियां खत्म हो गई हैं। सर्विस सेक्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो एंट्रीज हैं वो लेटरल हो रही हैं। जहां जहां एंट्री हो सकती है वहां कह देते हैं सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। जो डिपार्टमेंट हैं सरकारी वो खत्म हो रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में स्किलफुल लोग जा रहे हैं और हमारे लोगों के पास स्किल नहीं है। कोई एक आध आदमी हमारा स्किलफुल आगे चला भी जाता है तो वहां पे भी कुरेद कुरेद के जात पूछ लेते हैं, वहां पे भी कुरेद कुरेद के इतिहास पूछ लेते हैं, आसपास से जानकारी ले लेते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि ये समण है या ये मूल निवासी है या ये बहुजन है, उसको इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं। गधे की तरह काम लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गधे की तरह। उससे काम कराएंगे 1 रुपए का, देंगे उसको चवन्नी। काम कराएंगे उससे 10 रुपए का, देंगे उसको अठन्नी। उसको इतना प्रताड़ित करते हैं फाइनेंशियल रूप में, इकोनॉमिक रूप में, ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स करते हैं उसके साथ कि वो बेचारा टूट जाता है। फिर वो हो सकता है कि कोई आदमी हिम्मत हिम्मत करके इस लड़ाई को लड़ते हुए आगे चले जाए, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं समण, हमारे समणों में, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो देश की प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है, पहले और दूसरे नंबर पे जो प्राइवेट कंपनी चलती है आज की तारीख में, उन कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन उनको जो वहां पे जो भेदभाव देखना पड़ता है, जो वहां पे दिक्कत दिक्कत देखनी पड़ती है, वो दिक्कत तब देखनी पड़ती है जब उनके पास स्किल इतनी अच्छी है। उनके ओपोनेंट के पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है जितनी अच्छी स्किल उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ता है। विड्रॉ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो दंश है इकट्ठे ना होने का, और जो टुकड़ों में टूटने का जो दंश है जाति का, ये पीछा नहीं छोड़ता है। इसको अगर खत्म करना है, इसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी, जो हमारी सबसे पुरानी आइडेंटिटी है, जो हमारी भारतीय से भी पहले आइडेंटिटी है, जो हमारी अपनी नाम से भी पहले आइडेंटिटी है, जो हमारे दादा परदादाओं से भी पुरानी आइडेंटिटी है, जो नेचर ने हमको दी है, उस आइडेंटिटी को पहचान लें। क्योंकि हमको जितना इतिहास बताया जाता है, इतिहास जो लिखता है, किताबें जो लिखता है, वो अपने फायदे के लिए लिखता है, अपने बेनिफिट के लिए लिखता है, अपने हिसाब से लिखता है। क्योंकि जिन्होंने भी वो किताबें लिखी हैं वो अपने बेनिफिट से लिखी हैं। लेकिन उन किताबों से भी अगर हम पीछे चले जाएंगे, तार्किक दिमाग लगाएंगे और उससे पीछे चले जाएंगे, तो पता चलेगा हमारी जो आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक थी, वो थी समण। जितनी जल्दी हमको ये आइडेंटिटी पता चल जाएगी, जितनी जल्दी हम इस आइडेंटिटी को बता देंगे, जितनी जल्दी हम लोगों को इस आइडेंटिटी से रूबरू करा देंगे, और जितनी जल्दी हम इस आइडेंटिटी को आत्मर्पित कर लेंगे, उतनी जल्दी हम इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि एक आइडेंटिटी के लोग जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, एक आइडेंटिटी के लोग आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे भी आज की तारीख में जो समय है वो समय बहुत भयानक है, वो समय बहुत भयानक है। आज की तारीख के इस समय में हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकें। वैसे भी जितने एक्सपेरिमेंट पीछे करें वो सारे फेल हो गए हैं।
इसका मतलब जितने भी प्रयास पीछे हुए हैं वो सारे फेल हो गए हैं, चाहे वो संविधान बचाने के नाम पे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के नाम पे हुए हैं, चाहे वो रोजगार के नाम पे हुए हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, क्योंकि हमने जो हमारा मूल मंत्र था इकट्ठे होने का, हमारी अपनी आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को लेके आगे नहीं चले। आज के समय में अगर हम उस आइडेंटिटी को लेके आगे चलते हैं तो हमको इकट्ठा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो आइडेंटिटी, संघ के नियम, पुराने नियम, बेहतरीन नियम, नेचर के दिए हुए नियम, अगर ये दोनों चीजें साथ आके सबको जल्दी से जल्दी बता दी जाती हैं, सबको जल्दी से जल्दी जगा दिया जाता है, सबको जल्दी से जल्दी ये बता दिया जाता है कि भैया आइडेंटिटी समण है और नेचर से संगी है, ये नियम है, इन पे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इन पे इकट्ठे नहीं हो तो मर जाएंगे, उतना ही जल्दी हम जीत सकते हैं। इसलिए समर संघ जो काम करता है या समर संघ जो काम कर रहा है, वो जीतने का काम कर रहा है, वो जुड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि जुड़ने का जो काम है वो हमें नेचर देता है। नेचर ही जानवरों को नहीं, किसी ने जानवरों को सिखाया नहीं है कि उनको इकट्ठे रहना है, लेकिन फिर भी बंदर देखेंगे तो झुंड में रहते हैं, शेर देखेंगे तो झुंड में रहते हैं, गीदड़ देखेंगे तो झुंड में रहते हैं, बैल देखेंगे झुंड में रहते हैं, बकरियां झुंड में रहती हैं, भेड़ झुंड में रहती हैं, चींटी झुंड में रहती हैं, मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं। और जो भी जानवर, जो भी प्राणी झुंड में रहते हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म तो आप छोड़ो, उनको छेड़ा भी नहीं जा सकता। आप जैसे उनको छेड़ोगे, वो दुर्गति कर देंगे जो भी उनको छेड़ेगा। जरा इकट्ठी हुई मधुमक्खियों के छत्ते में आप उंगली डाल के देखो, ना आपकी उंगली को सुजा के हाथ के बराबर बना दें। बहुत सारी वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पे देखते होंगे और कहते होंगे अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक वीडियो है कि बहुत सारे कुत्तों के झुंड ने मिलकर शेर को फाड़ दिया। तो यानी जो लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे उनके अंदर स्किल हो ना हो, चाहे उनके अंदर ताकत हो ना हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, चाहे उनकी राजनीति हो ना हो, चाहे वो धार्मिक रूप में अवेयर हो ना हो, चाहे उनके पास शिक्षा हो ना हो, चाहे उनके पास रोजगार हो ना हो, लेकिन अगर वो इकट्ठे होते हैं तो अव्वल तो लोग उनसे कुछ कहते ही नहीं है, उनको छेड़ते ही नहीं है। दूसरा, वो अपने सारे के सारे अधिकार पा जाते हैं। दूसरा, वो अपने सारे के सारे अधिकार बचा लेते हैं, उल्टा उनका कोई अधिकार जाता ही नहीं है। ये नियम जानवरों में भी अप्लाई होता है, ये नियम इंसानों में भी अप्लाई होता है, ये नियम जंगल में भी अप्लाई होता है, ये नियम शहर में भी अप्लाई होता है, देश में भी अप्लाई होता है, विदेश में भी अप्लाई होता है। ये बड़े कमाल का नियम। 2 अप्रैल 2018 को जब हम इकट्ठे हुए, हमने अपने जीवन काल में, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे अपने जीवन काल में सिर्फ ये एक इंसिडेंट देखा होगा कि जब हम लोग इकट्ठे हुए, उस दिन हम लोग जो इकट्ठे हुए, वो हम बिना बटे इकट्ठे हुए। ना जाति के आधार पर इकट्ठे हुए, ना किसी संगठन के आधार पर इकट्ठे हुए, ना किसी नेता के पीछे इकट्ठे हुए, ना किसी और चीज के पीछे इकट्ठे हुए। उल्टा नेता तो भाग गए, जैसे हम इकट्ठे हुए वो भाग गए, क्योंकि उनको समझ आ गया अरे भैया ये तो अब बिना नेताओं के इकट्ठे हो गए, यानी इनको पता है। तो हमारे अंदर जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी सांघिक होने की, संघी होने की, वो 2 अप्रैल 2018 को निकल के आई। हम सिर्फ इकट्ठे हुए और हमारा एक अधिकार बच गया। और हमारा जब वो एक अधिकार कुछ घंटों के लिए इकट्ठे होने से बच जाता है, तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर हम सदा सदा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं अपनी एक आइडेंटिटी पे, अपनी एक आइडियोलॉजी पे, तो हमारा कोई अधिकार जाएगा ही नहीं। हम सत्ता में हो ना हो, हम किसी कल्चर में हो ना हो, हम किसी पार्टी में हो ना हो, हम कोर्ट्स के अंदर हो ना हो, हम जो है किसी व्यापार में हो ना हो, हम किसी संस्था में हो ना हो, हम किसी नौकरी में हो ना हो, लेकिन अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे सारे के सारे अधिकार बचेंगे ही नहीं, उल्टा बढ़ने शुरू हो जाए। जैसे जैसे हमारे अधिकार बढ़ते चले जाएंगे, उसके बाद हमारे पास सारी ताकतें अपने आप आ जाती हैं। जो लोग संघ में इकट्ठे रहते हैं उनके पास सारी ताकतें अपने आप आ जाती हैं। उनकी पॉलिटिक्स भी सिक्योर हो जाती है, उनकी इकोनॉमी भी सिक्योर हो जाती है, उनका कल्चर भी सिक्योर हो जाता है, उनका धर्म भी सिक्योर हो जाता है, उनका व्यापार भी सिक्योर हो जाता है, उनकी जिंदगी भी सिक्योर हो जाती है, उनके बच्चे भी सिक्योर हो जाते हैं। इसलिए जो संघ में पहले नियम चला करते थे इकट्ठे होने के, उन्हीं नियमों के आधार पर आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। और आज जब हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये संघ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकट्ठे होने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तौर पे काम कर रहे हैं।
जितने नियम जब जरूरत पड़ती है तब बना लेते हैं। कोई पूछता है कि भैया संघ का उद्देश्य क्या है, या आप इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, तो संघ का जो उद्देश्य है वो संघ ही है। यानी जितने भी हम समण हैं, हम सारे समणों का संघ में सुख, खुशी, तरक्की, विकास और सुरक्षा, संघ सारी चीजें ये देता है। लेकिन देता है संघ नेचुरल नियमों के आधार पे। और वो नेचुरल नियम कैसे कैसे निकल के आते हैं? हर महीने की पहली तारीख को संघ बैठता है। हर महीने की पहली तारीख को पिछले एक महीने में जितनी भी समस्याएं संघ संघ ने देखी हैं, संघियों ने देखी हैं, उनके आधार पे जो उनको लगता है कि ये इसका सॉल्यूशन होता है, वो अपना एजेंडा लेकर के आते हैं। संघ बैठता है, बिल्कुल वैसे बैठता है जैसे संसद बैठती है। क्योंकि भारत भी जो है गणराज्य संघ है, उसकी संसद बैठती है, वहां डिसीजन होते हैं। ऐसे ही समर संघ में भी बिल्कुल उसी तरह से बैठते हैं, अपने एजेंडा लगाते हैं, उन चीजों पे डिस्कशन करते हैं। जैसे जैसे जिसका जो जो एजेंडा पास होता जाता है, फिर वो संघ का एजेंडा हो जाता है, फिर वो संघ का काम हो जाता है। संघ बहती हुई नदी की तरह काम करता है। हर महीने को अपनी दिशा तय करता है कि अब ये काम करना, हर महीने की एक तारीख को अपनी दिशा तय करता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और जैसे जैसे समस्या आती है उसका समाधान करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। संघ का काम सदा के लिए होता है। संघ का काम इवेंट वाला नहीं होता, संघ का काम क्षणिक नहीं होता, पल भर के लिए नहीं होता। संघ का काम सदा के लिए होता है। हमें इकट्ठा होना है, सदा के लिए इकट्ठा होना है। हमें काम करना है, सदा के लिए काम करना है। हम जो काम कर रहे हैं सदा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो जूम मीटिंग 2 साल से चल रही है, ये 200 साल भी अगर चलती रहेगी तो भी कोई समस्या नहीं है। उल्टा अगर ये 200 साल चल जाती है, फिर आने वाले हजारों सालों तक हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आने वाले हजारों सालों तक हम इकट्ठा रहेंगे। आने वाले हजारों सालों तक हम एक साथ रहेंगे। और हमें कोई जीतने से नहीं रोक सकता। इसलिए इस इमरजेंसी के टाइम में जब हमारी सारी चीजें जा रही हैं, हमको जो सबसे पहला काम करना है वो इकट्ठे होने का करना है। हमको जो सबसे पहला काम करना है वो संघ के नियमों पे इकट्ठे होने का करना है, अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने का और बताने का काम करना है। जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। बाकी सारी चीजें पीछे पीछे आती रहती हैं, बाकी सारे अधिकार पीछे पीछे आते रहते हैं, लेकिन उन लोगों के जो लोग इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, संघ में रहते हैं। संघं नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे।